नाहरगढ़ के एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में कौशल्या देवी रहती थीं। वो बहुत ही रसूखदार महिला थीं और उन्हें अपनी खानदानी रईसी पर बहुत घमंड था। जब उनके बेटे विवेक ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की सपना से शादी की तो कौशल्या देवी ने इसे अपनी शान के खिलाफ माना। वह पहले दिन से ही सपना को नीचा दिखाने लगी। कौशल्या देवी अक्सर कहती, विवेक, तुम इस लड़की में क्या देख कर लाए? न इसके पास कपड़े पहनने का ढंग है, न हमारे समाज में बैठने की हैसियत। इसके घर वालों ने तो दहेज में एक पीतल का कंगन तक नहीं दिया। सपना ये सब सुनती और चुपचाप अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी को चूमकर सब्र कर लेती। वक्त गुजरा और घर में कलेश बढ़ने लगा। कौशल्या देवी ने घर के बीचों बीच एक दीवार खींच दी। उन्होंने अपनी रसोई अलग कर ली और सपना को सख्त हिदायत दी कि वो उनके बर्तन और उनके कमरे की तरफ नजर भी न डाले। कौशल्या देवी कहती, मुझे अपनी रईसी अकेले भोगना पसंद है। मुझे तुम जैसे गरीबों की परछाई भी नहीं चाहिए। विवेक बहुत परेशान रहता था, लेकिन अपनी माँ के अहंकार के आगे झुक जाता। सपना ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो बस दूर से अपनी सास का ख्याल रखती और उनके सोने के बाद चुपके से उनके कमरे की सफाई कर देती ताकि उन्हें पता न चले। कहानी में एक बड़ा और दर्दनाक मोड़ तब आया जब अचानक विवेक का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में कोमा में चला गया। इसी दौरान बैंक का कर्ज और गलत व्यापारिक फैसलों की वजह से कौशल्या देवी की सारी जायदाद और वो आलीशान बंगला बिकने की नौबत आ गई। कौशल्या देवी के जितने भी अपने रईस रिश्तेदार थे, मुसीबत देखते ही सबने किनारा कर लिया। कौशल्या देवी को गहरा सदमा लगा और उन्हें लकवा मार गया। वो बिस्तर से लग गईं और उनके पास अब न बंगला था, न पैसा और न ही अहंकार करने के लिए कोई वजह। वो एक पुराने छोटे से किराए के कमरे में रहने को मजबूर हो गई। एक सुबह जब कौशल्या देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सिर पर ठंडी पट्टी रखी जा रही है। सपना उनके पैरों के पास बैठी उनके पैर सहला रही थी। कमरे में वही चांदी की अंगूठी की चमक थी जिसे कौशल्या देवी कभी कंगाल कहकर चिढ़ाती थी। कौशल्या देवी ने रुआंसी आवाज में पूछा, सपना, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो तुझे घर से निकाल दिया था। अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। तू क्यों अपनी जिंदगी मेरे पीछे बर्बाद कर रही है? सपना ने मुस्कुराकर उनकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, आपने मुझे अपनी रईसी से दूर किया था, अपने दिल से नहीं। विवेक अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और आप यहाँ बीमार। अगर मैं भी आपको इस हाल में छोड़कर चली जाती तो मेरी माँ के दिए संस्कार हार जाते। माँ तो माँ होती है, चाहे वो बंगले में रहे या झोपड़ी में। सपना ने अपनी रातों की नींद त्याग दी। वो दिन भर सिलाई कढ़ाई का काम करती और रात भर जागकर अपनी सास की सेवा करती। उसने अपने मायके से मिले छोटे छोटे जेवर तक बेच दिए ताकि वो अपनी सास की दवाइयां ला सके और विवेक का इलाज करवा सके। सपना की निस्वार्थ सेवा देखकर कौशल्या देवी का पत्थर जैसा दिल पिघलने लगा। उन्हें अपनी पिछली हर बात पर पछतावा होने लगा। एक दिन कौशल्या देवी ने सपना को अपने पास बुलाया और उसके कांपते हुए हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, बेटा, मैं पूरी जिंदगी सोने के कंगन मांगती रही, लेकिन तूने मुझे वो ममता दी जो करोड़ों के कंगन भी नहीं दे सकते। मैंने तुझे गरीब कहा, पर आज समझ आया कि अमीर तू है जिसका दिल इतना बड़ा है, और गरीब मैं थी जिसकी सोच इतनी छोटी थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। सपना ने उन्हें गले लगा लिया और उस दिन से उस छोटे से घर की दीवारें हमेशा के लिए ढह गईं। धीरे धीरे विवेक भी ठीक होकर घर लौट आया। अब उनके पास वो बड़ा बंगला तो नहीं था, लेकिन उस छोटे से किराए के घर में खुशियां अपार थीं। कौशल्या देवी अब अपनी बहू के साथ बैठकर खाना बनाती और मोहल्ले में गर्व से कहती, दहेज में जो सोना आता है वो तिजोरी की शोभा बढ़ाता है, पर जो बहू सपना जैसे संस्कार लेकर आती है वो पूरे कुल का उद्धार कर देती है। कहानी की सीख, इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके संकट के समय दिखाए गए व्यवहार और संस्कारों से होती है।